नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। हमारे फायदे के फंड के इस वीक के एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, फेस्टिव वाइब्स हैं, दिवाली सीजन शुरू हो गया है और खास तौर पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के लिए हुई है कि अर्निंग सीजन भी शुरू हो गया है। तो दो तरफा जो है वो बाजार इस समय खुशी मनाने की तरफ देख सकता है, क्योंकि अर्निंग्स भी जिस तरीके से धीरे धीरे कंपनियों की आनी शुरू हुई हैं वो थोड़ा पॉजिटिव माहौल जरूर क्रिएट करी है। टीसीएस के हाल ही में रिजल्ट्स आए, वो भी बेहतर रिजल्ट्स रहे हैं। और दूसरी तरफ फेस्टिव वाइब्स तो है ही। दिवाली का सीजन है, धनतेरस, दिवाली, ये सब ऐसे मौके होते हैं जब इंसान माँ लक्ष्मी से ये मांगता है कि उसका पोर्टफोलियो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो और ज्यादा प्रॉस्पर करे। तो पूरे साल हम भले ही पैसे के लिए काम करते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसा मौका होता है जब हम ये सोचते हैं कि जितना भी काम हमने अभी तक किया है वो फले फूले। तो इस दिवाली हमारा मोटिव तो यही है कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो पूरे साल जब पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस दिवाली थोड़ा पैसों को भी काम पे लगाएं और अपने लिए एक फाइनेंशियल वेल्थ का क्रिएशन जो है वो बेहतर तरीके से करें। और इसमें हमारी मदद करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ आज बातचीत करेंगे। पंकज मटपाल जी आज हमारे साथ यहाँ पर है। सर, वेलकम टू बिस्तक और हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच अनिमा जी, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, दिवाली का सीजन है, अर्निंग सीजन भी है, क्वार्टर टू की अर्निंग्स आ रही है कंपनियों की अब धीरे धीरे। बाजार का इस समय सेटअप कैसा लग रहा है? अब इस समय सबसे पहले तो बाजार के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मूड माहौल में क्या आउटलुक है आपका मार्केट के लिए। देखिए, हम देख रहे हैं कि एफआईआई भी वापस आ रहे हैं, इंडिया में थोड़ी खरीदी करनी शुरू की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें मार्केट की वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। स्पेशली हम देखें स्मॉल कैप मिड कैप, तो यहाँ पर वैल्यूएशंस लार्ज कैप के मुकाबले और भी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं। तो हम्म। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट अभी भी महंगा है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी थोड़े से मतलब अनसर्टनिटी का माहौल दिखा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप ये सोचते हैं कि अभी निवेश करेंगे और इमिजिएटली आपको फायदा होगा, तो उसके चांसेस कम दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी हम ये देखते हैं कि अनसर्टनिटी है, मार्केट नीचे आ गया है, तेजी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल में, वो समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का बेहतरीन समय होता है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको अभी बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे आप शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो ये सही समय हो सकता है। जी सर, लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट अब दिमाग में आने लगा है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो चुका है, एसआईपी का कॉन्सेप्ट। ये जो सिप का कॉन्सेप्ट है, जो धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल वेल्थ को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। दिवाली के मौके पर एक सीधा सा सवाल जो कई व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, कई बार निवेशक पूछते हैं, क्या सच में एसआईपी के जरिए एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, या आम भाषा में कहें जो सवाल हमारे पास आते हैं, क्या करोड़पति बना जा सकता है? जो हम एग्जैक्ट हेडलाइन लिख देते हैं कि इतने की एसआईपी करिए, इतने साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहां तक सही है सर? देखिए, बिल्कुल एसआईपी के जरिए करोड़पति बना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कितने समय में बनेंगे वो अलग सवाल है, लेकिन बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो हम्म। करोड़पति जरूर बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने शुरुआत में कहा था कि दिवाली के समय पे क्या एसआईपी शुरू करनी चाहिए। देखिए, एसआईपी के लिए आपको समय नहीं देखना है, हर हम्म। समय सही समय होता है। पर यस, हम त्योहार के सीजन में क्योंकि नई चीजें बाय करने में विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे कोई भी घरेलू सामान हो या फिर लग्जरी सामान भी हो, वो सब खरीदने के बारे में सोचा जाता है। जैसा पैसा हो, आपको कार खरीदनी हो, घर खरीदना हो, या फिर घर में कोई होम अप्लायंसेस खरीदने हो, तो धनतेरस पर, दिवाली पर शुभ हम्म। मुहूर्त माना जाता है। तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट में भी यही मानकर चला जाए कि हमें अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदनी है तो हम्म। उसके लिए भी सही समय है। तो बिल्कुल शुरुआत की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि एसआईपी के जरिए आप कभी भी शुरुआत कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, यानी हम्म। कि जब मार्केट महंगा होता है, यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाता है, थोड़ी कम यूनिट्स मिलेंगी। जब मार्केट नीचे आएगा तो यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। तो जब मार्केट नीचे होता है तो वो समय होता है कि ज्यादा यूनिट्स आपके पास आ जाएं। और जब मार्केट थोड़ा ऊपर होता है तब ये होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, तो पोर्टफोलियो ऊपर आ जाता है। तो हर समय पर
ये सही समय होता है। अब दूसरी बात यह है कि कैसे करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं एक सिंपल कैलकुलेशन की, हालांकि हम्म। म्यूचुअल फंड्स में हम जानते हैं कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। और लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने वेल्थ क्रिएशन में मदद की है। हम्म। हालांकि हम अगेन, मैं थोड़े डिस्क्लेमर की बात करूं तो पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भविष्य में किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम्म। अगर इंडिया की इकोनॉमी में आपको भरोसा है तो ऑब्वियसली आप ये मानकर चलेंगे कि इक्विटी मार्केट आपको रिटर्न देगा। तो इस हिसाब से बात करें, अगर हम 12% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलते हैं तो 10,000 की यदि आप एसआईपी करते हैं पर मंथ की, तो करीब 20 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो करोड़पति बनना तो आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 करोड़ की जो वैल्यू आज है वो 20 साल के बाद नहीं रहेगी। हम जहां बात कर रहे हैं कि आप 12% का सीएजीआर मानकर चल सकते हैं, पर वहीं पर आपको यह भी देखना होगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर, तो यदि हम 6% की महंगाई दर मानकर चलें तो 1 करोड़ रुपया आज से 20 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो करीब 31 लाख के आसपास होगी। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि 10,000 से आप 1 करोड़ रुपया बना पाएंगे 20 साल में, वहीं उसकी जो वैल्यू होगी वो 31 लाख के आसपास रह जाएगी। तो आपको हम्म। एक काम करना है, आपको सिर्फ 10,000 से शुरुआत करते हैं तो वहीं रुकना नहीं है। आपको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उसी रेशो में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, और फिर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। यानी कि जिस वक्त आपका जो पैसा 20 साल के बाद इकट्ठा होगा, उदाहरण के तौर पर यदि आप 10% से भी सिंपल स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल 10% से एसआईपी को बढ़ाते रहते हैं, तो 20 साल के बाद 1 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 10% का तो आप मानकर चलें कि स्टेप अप करना ही चाहिए। पर हम्म। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी सैलरी हो, बिजनेस से इनकम हो, वो कई गुना बढ़ती है। कभी प्रमोशन होते हैं, कभी बोनस आता है, कभी आप अपना अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करते हैं तो वहां पर भी आप एक अच्छा राइज एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके 20 साल 25 साल की बात की जाए तो जिस हिसाब से इनकम बढ़ती रहेगी उसी रेशो में बढ़ाते रहिए, तब आपके पास में करोड़पति नहीं बल्कि आप अरबपति भी बन पाएंगे। जी। सर, आपने जब स्टेप अप एसआईपी का जिक्र किया तो मैं हालांकि ये सवाल आपसे थोड़ा बाद में पूछने वाली थी, पर यहीं पर जिक्र करूंगी। सर, थोड़ा स्टेप अप एसआईपी में निवेशक कभी कभी डरते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर हमने जितनी एसआईपी हम कर रहे हैं उतनी तो हमारे अकाउंट से जा ही रही है, अगर हमने एकदम से इतनी एसआईपी बढ़ा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बजट पूरे महीने का हिल जाए, किस तरीके से हो। ये बेसिकली कब समझें कि हमें स्टेप अप एसआईपी अब शुरू करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा सकते हैं और कितना? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि 25,000 अगर किसी की सैलरी है और वो 5,000 रुपए अपनी सिर्फ एसआईपी में डाल रहा है हर महीने, उसकी सैलरी अगर 5,000 रुपए से और है तो क्या वो पूरे 5,000 रुपए इधर लगा सकता है? मतलब अगर वो 30,000 हो जाती है तो वो 10,000 रुपए कर दे अपनी एसआईपी को, 5,000 से स्टेप अप कर ले, या कुछ प्रोपोर्शन में स्टेप अप करे? कैसे करना चाहिए ये? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल में कई सवाल हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये जी। बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि पहली बात ये है कि अगर आप स्टेप अप करते हैं तो मन में डर तो रहेगा कि मैंने हम्म। ये डिसाइड कर लिया कि हर साल मेरी जो एसआईपी है वो 10% से बढ़ेगी, बट हम्म। मेरी सैलरी क्या गारंटी है कि 10% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम्म। राइट, ये डर हो सकता है, बिल्कुल, तो ये जायज है। लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको लगे कि अभी आप मैंने 10% से बढ़ाने का निर्णय लिया है, पर अगले हम्म। साल गारंटी नहीं है कि मेरी इनकम सच में 10% से बढ़ेगी, तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर दीजिए, आप एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। आप फिर से स्टेप अप करने की बजाय जो अमाउंट आपने तय किया था हम्म। इनिशियली उसी पर रख सकते हैं, या फिर आप उसे घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहां पर आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी सैलरी हर साल अप्रैल में बढ़ती है तो हम्म। आप इस तरह से करें कि हर अप्रैल के बाद ही आपका वो 10% से बढ़े। क्योंकि अगर सैलरी बढ़ रही है अप्रैल में और मान लीजिए आपने शुरुआत की जनवरी में, अगले साल जनवरी में आपका 10% से एसआईपी का अमाउंट बढ़ जाएगा, आपके अकाउंट से कटेगा। बट क्योंकि हम्म। सैलरी तो बड़ी नहीं है और आप कट टू कट लेकर चल रहे थे कि मैक्सिमम जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं सैलरी का हिस्सा उतना कर रहे थे, तो हो हम्म। सकता है कि आपके कैश फ्लो में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए पहली बात तो यह है
यदि 10% का स्टेप अप भी करना है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती रहेगी, पर किस महीने से बढ़ने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए उसी महीने से आप करें। और फिर भी यदि आपको लगता है कि मैंने सोचा था पर नहीं बढ़ी किसी वजह से, ऐसा भी कई बार होता है, हमने देखा है कि कॉर्पोरेट में तो कई बार देखा गया है कि सैलरी नहीं बढ़ती है, हम्म। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने कहा आप उसे रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर मेरी सैलरी 25,000 रुपये है और उसमें से 5,000 रुपये SIP ऑलरेडी कर रहे हैं, अगले हम्म। साल उम्मीद की जा रही है कि मेरी जो सैलरी है वो 5,000 से बढ़ेगी, तो क्या हम्म। मैं पूरे 5,000 से बढ़ा दूं मेरी SIP को? तो हम्म। नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारी जब इनकम बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफस्टाइल जो है वही का वही रहेगा और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो मुझे जब भी मेरी इनकम बढ़े तो एक खुशी होनी चाहिए कि अब मैं थोड़ा बड़ा बन रहा हूं, मुझे जो भी चीजें हैं अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा खर्चा करना है। पर दोनों चीजें हैं कि 5,000 से इनकम बढ़ी तो मैं पूरा 5,000 मेरी लाइफस्टाइल में बढ़ाऊंगा, वो भी गलत है। और 5,000 हम्म। पूरा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, शायद ये भी संभव नहीं होगा और सही भी हम्म। नहीं होगा। तो जैसे आप पहले रेशो में कर रहे थे वैसे ही कीजिए। अगर आपको लगता है कि पहले से आप 25 में से 5,000 बचा रहे थे, तो इस वक्त हम्म। मैं नहीं कहूंगा कि आप 5,000 में से 1,000 इन्वेस्ट कीजिए। आप हम्म। 5,000 में से 2,500-3,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि ये ना हो कि आपका कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, आपने हम्म। सोचा कि चलो भाई 5,000 हो रहे हैं तो मैं गाड़ी ले लेता हूं और उसके ऊपर मैं EMI इसमें पेमेंट कर दूंगा या मैं हम्म। घर ले लेता हूं। अदरवाइज अगर वैसे गोल्स नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो आप आसानी से 5,000 में से 2,500-3,000 रुपया बचा सकते हैं, और हम्म। 2,000 रुपया 2,500 रुपया जो भी बाकी है उसे अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने में भी आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में मेरा एक मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है, तो आपको समय को एंजॉय भी करना चाहिए। ये नहीं कि 30 साल के बाद मेरे पास में कितने करोड़ रुपए होंगे, उस सोच में मेरी जो 30 साल की जर्नी है उसे मैं हम्म। बहुत ही मतलब अ, जबरदस्ती से उसको बिताऊं, उसकी जगह एंजॉय करता रहूं। तो डेस्टिनेशन जो है उसको भी एंजॉय करना चाहिए, हम्म। जर्नी जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ जो डेस्टिनेशन है उसी पर फोकस नहीं करना चाहिए। जी सर, दिवाली का मौका है, पोर्टफोलियोज एक बार फिर सब लोग देखेंगे अपने और देखेंगे कि कहाँ पर ज्यादा फायदा कमाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पोर्टफोलियो को क्या एक बार रीजिक करने का समय है? क्योंकि देखिए, दिवाली पर हम हर तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और जो लोग निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, वो कोशिश करते हैं कि कुछ एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या कुछ हटा दें जो उनको बेहतर रिटर्न्स नहीं दे रहे। वो अलोकेशन अब कैसे होना चाहिए फिलहाल मार्केट को देखते हुए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अर्णिमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि दिवाली पर हम घर की सफाई करने में विश्वास करते हैं। हमने वो जी। ऐसे निबंध लिखा लिखा करते थे बचपन में, तब से ही जी। देखा था कि दिवाली पर घर की सफाई की जाती है, और हम्म। ये प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ असेट्स हों या कुछ स्कीम्स हों ऐसी हैं जो कि उस वक्त आपने निवेश किया था पर अभी आपने रियलाइज किया कि वो नहीं होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, परफॉर्मेंस के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, तो हम्म। बिल्कुल आपको उन्हें अपने पोर्टफोलियो से हटाना चाहिए। अब लेकिन जब मैंने कहा तो उस पर ध्यान देना होगा कि किन्हें हटाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा पिछले एक साल में इक्विटी के रिटर्न्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। निफ्टी हम्म। 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। हम्म। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जब भी आपको लगे किसी एसेट क्लास के बारे में, किसी स्कीम के बारे में घर घर बात होने लगे, तो हम्म। मतलब कि अब वहां पर ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, बल्कि हम्म। जहां बात नहीं हो रही है वहां पैसा बनेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जनवरी में जब गोल्ड 63,000 रुपीज पर 10 ग्राम था, तब निवेश कम हो रहा था, तब लग रहा था कि महंगा हो गया है। उसके बाद वो 63 से 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, महंगा लग रहा था। अब जब वो 1,25,000 रुपया पर 10 ग्राम हो गया, तो अब लोगों को लग रहा है कि अब डबल हो जाएगा यहां से। या चांदी की बात करें तो 1,50,000 रुपए पर किलोग्राम चांदी पहुंच गई, और निवेशकों को हम्म। लग रहा है कि हमने शायद मौका छोड़ दिया है, अब हम्म। इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अब सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, संभल कर यहां पर कदम रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आगे पोटेंशियल नहीं हो सकता है, ये तो हमेशा हर एसेट क्लास में देखा जाता है। हम्म। पर जिस तरह से हमने सोने और चांदी में एक रैली देखी, अब शायद उस तरह की उम्मीद करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन उसी के विपरीत जहां हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स नहीं बने हैं, अब शायद समय आ गया है कि आप धीरे धीरे
इक्विटी पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए, उसमें आपको निवेश ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो एक तो बात है एसेट क्लास के हिसाब से, यदि आपको लग रहा है कि सोने ने बहुत से निवेश आपने किया, बहुत से रिटर्न मिल चुके हैं, तो प्रॉफिट बुक भी किया जा सकता है। सिल्वर में भी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है थोड़ा बहुत, वो भी हम्म। अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। पर यदि आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही है सोने और चांदी में, तो आप बने रहें, वो भी हम्म। आपको दिखना चाहिए। साथ ही इक्विटी मार्केट में अगर आप ये निराश हो रहे थे कि एक साल से रिटर्न नहीं बने हैं, क्या करूं, तो मेरे हिसाब से अब शायद समय है कि आपको एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, जब मैंने कहा कि इक्विटी में आपको निवेश करना चाहिए, पर कुछ स्कीम्स ऐसी होंगी जहां पर आप फंसे हुए हैं। वो थीमेटिक फंड्स हो सकते हैं, कुछ भी सेक्टरल फंड्स हो सकते हैं। तो वहां पर आप देखिए, यदि वहां पर परफॉर्मेंस आपको लगती है कि सेक्टर्स के का ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां से निकलकर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में आ सकते हैं। जी सर, वैसे थीम्स की बात कर रहे हैं तो अब आप बता दीजिए कौन सी थीम्स इस दिवाली धमाका कर सकती हैं, पोर्टफोलियो में ऐड करने पर लॉन्ग टर्म में बेहतर रहेंगी। डिफेंस की हम अक्सर बात करते हैं सर, आईटी की भी बात करते हैं कि ये अ, अभी एक दौर आया था जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिलहाल ये थीम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं, रिटर्न्स उस तरीके से नहीं दे रही हैं। तो क्या इस तरह की थीम्स में अभी भी बने रहना सही होगा, नया निवेश इस तरीके की थीम्स में करना सही होगा, या कुछ और थीम्स भी हैं रडार पे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि थीम्स में आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो थीम्स में जो पोर्टफोलियो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यदि हम बात करें, जैसे आपने उदाहरण दिया डिफेंस का, तो यानी कि अगर डिफेंस थीम में आप निवेश कर रहे हैं, तो जो रक्षा उपकरण हैं, डिफेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, उनमें आपका पैसा लगेगा। तो जब ब्रॉडर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो यहां पर मल्टीपल सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में होते हैं। हो सकता है कि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, दूसरा नहीं करे, रिटर्न्स जो होते हैं एवरेज हो जाते हैं। तो रिटर्न्स के हिसाब से भी यहां पर एवरेज उम्मीद करनी चाहिए। और आपको अगर नुकसान की बात हो, तो वहां पर भी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक सेक्टर नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा। पर जब आप बात करते हैं थीम की, सेक्टर्स की, तो यहां पर फोकस अप्रोच होती है। तो यदि वो थीम अच्छा चलती है तो रिटर्न्स आपको बेहतरीन मिल सकते हैं, पर गिरावट आती है तो फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं होती कि वहां से निकलकर कहीं और चले जाएं। तो पहली बात तो यह है कि निवेशकों को अपनी शुरुआत जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड से ही करनी चाहिए। और जिन निवेशकों को लगता है कि आप थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, तो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब थीमेटिक फंड्स में भी कौन सी थीम्स, तो आपको समय के हिसाब से देखना होता है कब कौन सी थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कब वहां से निकलना है। तो इस वक्त पर कंजम्पशन मेरे हिसाब से एक अच्छी थीम है। वजह यह कि इस साल में अपने जो इनकम टैक्स के रेट कम हुए, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बच रहा है, टैक्स कम कटेगा। दूसरी बात, जीएसटी की दरें रिवाइज हुई, जीएसटी कम हो गया, जिसकी वजह से भी आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सस्ती हो गई, तो भी आपका पैसा बच रहा है। ऊपर से इन्फ्लेशन काफी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है। तो ये सभी चीजें इस तरफ मतलब इशारा करती हैं कि कंजम्पशन थीम जो है वहां पर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो कंजम्पशन थीम को ऐड किया जा सकता है। दूसरी बात जहां तक है डिफेंस की, तो डिफेंस थीम में हमने देखा कि एक टाइम पर बहुत अच्छी रैली हुई थी 2024 में सितंबर तक। उसके बाद गिरावट देखी, हालांकि थोड़ा सुधार हुआ वहां से, पर फिर भी डिफेंस में भी थोड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है। उसके अलावा बैंकिंग, बैंकिंग ऐसी थीम है जहां पर मुझे लगता है कि यहां पर भी गुंजाइश है कि यहां पर थोड़ा पैसा ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले थोड़ा बेहतर बन सकता है। तो निवेशक, पहली बात तो कंजम्पशन तो मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। और कंजम्पशन जो थीम है ना अर्निमा जी, यहां पर देखिए एफएमसीजी भी आ जाते हैं। यानी कि आपके खाने पीने का सामान हो, चाहे आपका वो रोजमर्रा की जो भी चीजें हो, शू पॉलिश से लेके टूथब्रश और टूथपेस्ट तक, ये सभी आ जाएगा। उसके अलावा आपकी चाहे इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन हो, इंटरनेट सर्विस हो, मोबाइल फोन का कंजम्पशन हो, ये भी कंजम्पशन में आता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल भी कंजम्पशन हो जाता है। तो बैंकिंग सर्विसेज, ये भी कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन जो थीम है ना बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये थीम एक अच्छी थीम हो सकती है। और एक बात मैं और लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि यदि आपको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कुछ फंड्स ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक फंड है, थीमेटिक एडवांटेज फंड। अब क्या होता है, थीमेटिक एडवांटेज फंड में एक थीम नहीं है, बल्कि मल्टीपल थीम्स होती हैं इसके अंदर। तो जब मैंने शुरुआत में कहा था कि जब आप एक थीमेटिक फंड लेते हैं, तो डर ये रहता है कि मैंने एंट्री तो कर ली, पर नहीं निकला समय पर, तो मेरा नुकसान हो सकता है। जो हमने देखा डिफेंस थीम में, बहुत अच्छा पैसा बना था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और इन्वेस्टर निकल नहीं पाए, क्योंकि पता नहीं होता है अब आगे क्या होने वाला है। तो जो मैंने उदाहरण दिया
कि जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड है, हम्म। इसमें फंड मैनेजर्स खुद डिसाइड करते हैं कि किस थीम से उन्हें निकलना है, किस में उन्हें आना है, ये कहां पर हम्म। कब ज्यादा करना है। तो हम्म। यदि आप ऐसे निवेशक हैं जिसको ये बात समझती नहीं है कि किस थीम से कब निकलना है, तो हमारा ये इस तरह का शो देखते रहिए। जैसे आज आपने पूछा कि कंजम्पशन थीम अच्छी लग रही है, अगली बार पूछेंगे तो मैं या मेरे जैसे कोई गेस्ट बताएंगे कि भाई थीम से निकलने का समय आ गया है, तब ध्यान हम्म। रखें कब आना है, कब उसमें से निकलना है। नहीं तो फिर कम से कम जो इस तरह के फंड्स हैं जहां पर मल्टीपल थीम्स हैं और फंड मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं, उस तरह के थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगेन रिपीट करूंगा, टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी सर, थीम्स की भी बात कर रहे हैं हम, लेकिन आपसे हमने अक्सर ही सुना है कि थीमेटिक फंड्स ज्यादा बेटर होता है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में चलें, फ्लेक्सी कैप की तरफ देखें, थोड़े हाइब्रिड फंड्स भी आप रडार पे रखें। सर बेसिकली इन तीन फंड्स को लेकर के भी आपसे मैं ये बीच में सवाल करना चाहूंगी कि अ, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए किस तरीके के फंड्स बेहतर हैं? फ्लेक्सी कैप क्या हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए बेहतर होगा, या डाइवर्सिफाइड फंड्स में क्या हमेशा ही मुनाफा मिलेगा? इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से फंड्स में हम जाएं, फ्लेक्सी कैप चुने, हाइब्रिड चुन लें या डाइवर्सिफाइड चुन लें, किस तरीके से हम ये डिसाइड करें? बिल्कुल। देखिए, ये ना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक इन्वेस्टर एक तरह का फंड चुन लेगा तो उसका काम चल जाएगा। जिस तरह से हम हर चीज में देखते हैं, चाहे हमारे वार्डरोब की बात हो तो वहां पर अलग ड्रेसेस होती हैं कि किस चीज के लिए कब, अब ऑफिस में क्या कपड़े पहनने हैं और पार्टी में कौन से कपड़े पहनने हैं, एक नहीं हो सकते। जी। ठीक है, चाहे हम खाने पीने की बात करें तो उसके लिए भी हमारा ब्रेकफास्ट का शायद मेन्यू अलग होगा और हम्म। लंच का मेन्यू अलग होगा। तो इसके लिए चाहे किसी भी चीज की बात की जाए, एक ही चीज से काम नहीं चल सकता। तो अब बात आती है कि किस तरह के फंड्स। थीमेटिक फंड तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि थीमेटिक फंड सबके लिए नहीं है। आप हम्म। डाइवर्सिफाइड फंड लेंगे तो उसके अंदर भी जो थीमेटिक फंड में आप देख रहे हैं, ऑटो, जिसे मैं बात कर रहा था कंजम्पशन की, तो जी। ऑटोमोबाइल हो या फिर बैंकिंग सर्विसेज हो या फिर एफएमसीजी हो, ये सब हम्म। आपके इनमें डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम्म। शुरुआत में डाइवर्सिफाइड फंड्स ही बेहतर होते हैं। पर उससे भी पहले, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, छोटा पैसा है, आप चाहते हैं यार गोल्ड भी रहे, सिल्वर भी हो उसके अंदर, रियल एस्टेट भी हो और इक्विटी और डेट भी हो, तो मेरे हिसाब से मल्टी असेट एलोकेशन फंड ये कैटेगरी हम्म। बेहतरीन है, जहां पर आपको एक फंड में सब कुछ मिल जाता है। और ऊपर से हम्म। कि गोल्ड कम होना चाहिए कि इक्विटी कम होनी चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, फंड मैनेजर्स हम्म। खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो पहली बात तो निवेशकों को शुरुआत एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड से करनी चाहिए। अब जी। उसके बाद चलिए, आप कहते हैं कि मेरे पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑलरेडी है, या मेरे हम्म। पास गोल्ड सिल्वर है, मुझे उसमें नहीं करना है, वो मेरे पास हम्म। फिजिकल में काफी रखा हुआ है, तो आप क्या हम्म। करें? तो फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? पहली बात, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ऊपर से यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फंड मैनेजर्स वो डिसाइड करते हैं कि कहां पर ज्यादा और कम एलोकेशन होना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी है। और हम्म। उसी की जैसी एक कैटेगरी है मल्टी कैप। तो मल्टी कैप कैटेगरी में भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ मिलता है। बस हम्म। अंतर यह है कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट होगा, मिड कैप में हम्म। कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, ये पूरा पूरा फंड मैनेजर के हाथ में होता है। लेकिन मल्टी कैप में किसी भी वक्त पर मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम हम्म। 25% स्मॉल कैप में होना जरूरी है। अब मान हम्म। लीजिए स्मॉल कैप में रिस्क दिखाई दे रहा है, पर हम्म। फंड मैनेजर को मिनिमम 25% वहां पर रखना ही होगा क्योंकि वो मैंडेट है। तो हम्म। इसके लिए फ्लेक्सी कैप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है हम्म। और मल्टी कैप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, पर दोनों ही डाइवर्सिफाइड फंड की कैटेगरी हैं। आप हम्म। इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। और यदि शुरुआत करनी तो पहले फ्लेक्सी कैप से शुरुआत करें, बाद में हम्म। मल्टी कैप को ऐड कर लें। जी सर, आखिरी में सवाल मैं उन दो एसेट क्लास से रिलेटेड पूछूंगी जिनका जिक्र हमारे बीच भी बहुत बार हुआ और जो इस समय हर किसी की रडार पे, गोल्ड और सिल्वर। हालांकि सर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुका है इस समय सोना भी और चांदी भी, ओवर वैल्यूड भी कह रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स, और कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले एक दो दिन में मुनाफा वसूली भी अब शुरू हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग लोग करने लगे हैं और इस तरीके से तेजी से सिल्वर और गोल्ड नीचे भी आता दिखाई दिया है।
ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच करके गोल्ड 2-3 बार हम लोगों को झटका दे चुका कि फोमो हो गया लोगों को, अरे हमने तो मिस कर दी ये रैली। और उसके बाद चांदी तो 1.5 लाख पर पहुंच गई, जिसने गोल्ड को भी ओवरशैडो कर दिया एक समय पर क्या अब ये समय है कि हम गोल्ड और सिल्वर में ईटीएफ्स में पैसा लगाएं, या फिर म्यूचुअल फंड्स ही अभी बेहतर है भाई? अब गोल्ड और सिल्वर से थोड़ी दूरी बना करके रखो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है। क्या करना चाहिए? अभी ईटीएफ्स में पैसा लगाना सही है? बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मैंने डिस्कशन के दौरान इस बात का जिक्र किया, पर बिल्कुल विस्तार से मैं बताऊंगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये फोमो है। अभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट नहीं किया, जब सोना सस्ता था, चांदी सस्ती थी, वो जी। उससे ज्यादा अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैंने शुरुआत में ही कहा था, जब किसी भी एसेट क्लास की बात घर घर में होने लगे तो समझो हम्म। कि अब उसे बेचने का समय आ गया है। तो हम्म। इसके लिए हमने देखा कि सोने में रैली क्यों आई, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी सोना खरीद रहे थे। दूसरी हम्म। बात, क्योंकि काफी हद तक अनसर्टिनिटी थी इक्विटी मार्केट में, तो एक सेफ हेवन दिखाई दे रहा था। वहीं चांदी की बात की जाए तो ऐसा ही था कि चांदी की, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ हम्म। पर सप्लाई जो थी डिमांड से कम थी, हम्म। जिसकी वजह से चांदी में भी हमने अच्छी रैली देखी। पर अब क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है, प्राइस बहुत बढ़ गया है। और आपने पूछा ईटीएफ, ईटीएफ हम्म। में क्या होता है ना, जो सोने या चांदी का एक्चुअल प्राइस है, कई बार उसके उसके ऊपर प्रीमियम भी होता है। जब आप ईटीएफ बाई करते हैं तो जो एक्चुअल असेट क्लास है अंडरलाइंग, उसका प्राइस तो है ही है, पर हम्म। क्योंकि इन्वेस्टर्स ज्यादा बाई कर रहे हैं ईटीएफ को, तो उसमें प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो हम्म। आप देखेंगे तो कुछ सिल्वर ईटीएफ में मैं देख रहा था कि 15%, 18% का प्रीमियम चल रहा है। यानी कि अगर सोने का भाव जो है, ईटीएफ का भाव उसके बराबर होना चाहिए, पर हम्म। ईटीएफ का जो प्राइस है उसके ऊपर प्रीमियम काफी ज्यादा हो गया है। तो इसके लिए ईटीएफ में निवेश करने का मेरे हिसाब से ये सही समय नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन बिल्कुल भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन वो भी देखिए कि एक साथ में पूरा नहीं करना है, आपको स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इक्विटी में निवेश बढ़ाएं, क्योंकि हम्म। सोना चांदी बहुत चल गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं कह सकता कि इसके आगे क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी। पर एक बात तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये बात तो दिखाई दे रही है। तो कोई हम्म। भी चीज हो, जब वो बहुत महंगी हो जाए उसके बाद और नहीं बढ़ेगा प्राइस, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर यह तो है कि कम बढ़ेगा और गिरने की गुंजाइश भी वहां पर बढ़ जाती है। तो जैसे आप कह रहे थे कि हमने देखा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो यहां से गिरने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम्म। अच्छी गिरावट आ जाए तब आप एंट्री कर लें, वो बेहतर होगा। पर इन प्राइसेस पर एंट्री करना आपके लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। जी। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस डिस्कशन में आने के लिए, क्योंकि दिवाली से पहले हमारा जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, व्यूअर्स को बहुत कुछ समझने को मिलेगा, पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच अनिमा जी, और आपको और आपके परिवार को और सभी व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू।